नमस्कार। एजविस्ता के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज चल रही है अपनी। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने शायद पोटेंशियल बैरियर या वेल के बारे में डिस्कस कर लिया था ना, स्क्वायर वेल पोटेंशियल। ठीक है भाई। ओके, आज पढ़ते बाउंड स्टेट सिस्टम, ठीक है ना, और वो भी कैसा, सिमेट्रिक। वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके थे पहले, ठीक है, पर उसमें जो कंडीशन थी वो कहां से कहां तक थी, वो जो फैला हुआ था वो कहां से कहां तक था, 0 से a के बीच में था। इस बार अपन लोग एक ऐसा पोटेंशियल वेल लेते हैं, उसकी जो विड्थ वो कहां से कहां तक है, -a से +a के बीच में। आज वाला टॉपिक, पहले वाला टॉपिक है इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है, वो तो इजी है, ऐसे नहीं कि दूसरा वाला टफ है, पर दूसरे वाला इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन खूब पुटअप होता है एग्जाम के लिए। और दूसरे वाला है फाइनाइट डेप्थ का पोटेंशियल वेल। दो प्रकार के पोटेंशियल वेल आज के टॉपिक में कवर करने का प्रयास करेंगे, एक तो इनफाइनाइट डेप्थ का और एक फाइनाइट डेप्थ का पोटेंशियल वेल, स्क्वायर वेल पोटेंशियल, सिमेट्रिक पढ़ेंगे दोनों। ठीक है भाई, हेडिंग डाल लेते हैं, वन डायमेंशनल इनफाइनाइट सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल। ठीक है, सब ओके। ओके, देखिए तो भाई, अपने पास में एक पोटेंशियल वेल है, -a से a है इसकी बाउंड्री, ये एक्सिस पोटेंशियल की और ये एक्सिस, यहां 0 है। ये वाली जो वॉल्स बनी हुई है वो इनफाइनाइट पोटेंशियल की है, अंदर कोई पार्टिकल बाउंडेड है जिसका मास कितना है, m है। इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्म लिखी जाए तो कितने आ जाएगी, Vx इक्वस टू 0, अंदर की तरफ पोटेंशियल कितना है, 0 है। किस केस में, a लेस देन -a लेस देन x लेस देन a, और पोटेंशियल की वैल्यू इनफाइनाइट है, अदरवाइज लिख दो। ठीक है, इसके अलावा जो भी कंडीशन है उनके लिए पोटेंशियल की वैल्यू इनफाइनाइट है। अब लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यदि पोटेंशियल इनफाइनाइट है तो वॉल के बाहर पार्टिकल के पाए जाने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, तो पार्टिकल से रिलेटेड फंक्शन की वैल्यू भी कितनी होगी, 0। अंदर की तरफ जो वेव फंक्शन होगा वो कैसा होगा, नॉट इक्वल्स टू 0। उस वेव फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक ही काम करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर श्रोडिंगर का इक्वेशन काम में ले लेते हैं। तो श्रोडिंगर इक्वेशन ले लें, और श्रोडिंगर इक्वेशन से d2 साई ओवर dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h कट स्क्वायर e माइनस v साई इक्वल्स टू 0। 3 रीजन बन गए यहां पे, ये रीजन फर्स्ट है, ये रीजन सेकंड है, और ये रीजन कितना हो गया, थर्ड हो गया। इन रीजन फर्स्ट और थर्ड का तो कोई लेना देना नहीं है, रीजन थर्ड की बात कर लेते हैं। इस रीजन थर्ड में v कितना, 0, तो d2 साई ओवर dx स्क्वायर प्लस 2me अपॉन h कट स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0, d2 साई ओवर dx स्क्वायर प्लस k स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, k स्क्वायर हम लोगों ने कितना माना, ये तो रोज काम करते हैं वही कर रहे हैं ना, 2me अपॉन में h कट स्क्वायर। इस वाले का सॉल्यूशन करेंगे, अब काम की बात शुरू होती है। इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्या हुआ, हाँ सॉरी, सेकंड रीजन है, बिल्कुल बिल्कुल, ये रीजन कौन सा है, सेकंड रीजन है। इस वाले का सॉल्यूशन करेंगे, लास्ट टाइम सॉल्यूशन किया था वही ठीक सॉल्यूशन अब आएगा, a साइन kx प्लस b कोस kx। ठीक है भाई, ये अपने पास में इसका रिजल्ट आ जाएगा। काम की बात 2 है पूरे के अंदर, एक तो k की वैल्यू किसके बराबर ली हम लोगों ने, 2me अपॉन h कट स्क्वायर का अंडर रूट, और a के जो साई आया,
श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन इन रीजन सेकंड, वो किसके बराबर है, साई इक्वल्स टू ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स। करो कॉपी। हो गया। सोल्व करने के लिए बाउंड्री कंडीशन काम में लेते हैं। बाउंड्री कंडीशन एट एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, बाउंड्री प्लस माइनस ए पर ही है। पोटेंशियल जो चेंज हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, एक्स इक्वल्स टू ए पे और एक्स इक्वल्स टू माइनस ए पे। यहां पर वेव फंक्शन की वैल्यू कैसी है, 0। कारण क्या है, पोटेंशियल की जो वॉल बनी हुई है, दीवार बनी हुई है, वो कितनी हाइट की है, इनफाइनाइट हाइट की है। बात समझ भाई, इनफाइनाइट हाइट की वॉल है, इसलिए जो वॉल है उसके दूसरी तरफ पार्टिकल नहीं जा पाएगा, इसलिए साई की वैल्यू वहां पे कितनी हो गई, 0 हो गई। यदि यही फाइनाइट होता तो रिजल्ट अलग आते। अभी अपने पास में कौन सा वेल है, इनफाइनाइट डेप्थ का पोटेंशियल वेल है। इन बाउंड्री कंडीशन को काम में ले, और बाउंड्री कंडीशन को काम में लेके अपन क्या करें, सॉल्यूशन करें। देखो सबसे पहले क्या रखेंगे, एक्स इक्वल्स टू ए रखेंगे, ठीक है। फिर क्या रखेंगे, एक्स इक्वल्स टू, एक बार एक्स इक्वल्स टू ए रखेंगे, साई 0 कर देंगे। एक बार एक्स इक्वल्स टू माइनस ए रखेंगे और साई कितना कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। यहां से अपने पास में जो रिजल्ट आएगा के का, वो आएगा एन पाई अपॉन 2a। ध्यान रखने वाला है, यहां पर एन क्या क्या होगा, जहां एन होगा 1 2 3 4 इस तरीके से। बात समझ में आई भी, ठीक है। इसके बेसिस में मैं एनर्जी निकालूं तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, एनर्जी आइगन वैल्यू निकाल देता हूं एक बार, ठीक है। एनर्जी आइगन वैल्यू कितनी आ जाएगी, रखेंगे के की वैल्यू उधर से कितने है, √2m अपॉन h कट स्क्वायर, उसमें रखें, डायरेक्ट ही रखें। बोलो 1D फाइनाइट पोटेंशियल, जो सॉरी 1D इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स था ना अपने पास में, उसका रिजल्ट कितना आ रहा था, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन अपॉन में 2m a स्क्वायर, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन में 2m a स्क्वायर। यहां पर देखो कौन सी स्टेट की बात कर रहा हूं, एनवी स्टेट की। यहां पे कितना आएगा, n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में 8m a स्क्वायर। एक बार याद रखो, एक साधारण सा फॉर्मूला, उससे ही सेट हो जाएगा सारा काम। एनर्जी कितनी, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर। कैसे निकाला, के की वैल्यू को कहां पे रखा, यहां से जो किया है ना, बाउंड्री कंडीशन को काम में लेके के की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसमें उसको यहां पे रखेंगे n पाई अपॉन 2a की जगह, तो रिजल्ट अपने पास कितना जाएगा, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर। ऐसे अपन लोग क्या निकालें, आइगन फंक्शन निकालें। उस केस में आइगन फंक्शन निकालेंगे तो भाई वैल्यू देखो, एक बार ध्यान दो, इस बार रिजल्ट थोड़ा अलग आएगा। यहां पर आएगा 1/a, नॉर्मलाइज करके लिख रहा हूं, पहले वाला तो आ जाएगा 1/a का अंडर रूट कोस n पाई अक्स अपॉन 2a, और दूसरे वाला आ जाएगा, दो फंक्शन आएंगे, बस ये डिफरेंस है यहां पे भाई, साइन n पाई अक्स अपॉन में 2a। ये वाला किसके लिए, n की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, 1 3 5, और इस वाले में n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 4 6। एनर्जी के लिए कोई कंडीशन नहीं है ऐसी, यहां पर n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है। बात समझ में आई क्या, हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो एक जनरल लिख देता हूं यहां पे, साई n। अब ध्यान दो, साई n की वैल्यू मैं ये लिख सकता हूं क्या, √2 अपॉन विड्थ, ठीक है। लास्ट टाइम लिखा था ना फॉर्मूला, पहले वाले में क्या था, उसमें साइन था ना। यहां पे देखो दो टर्म है, एक तो किसका है, कोस का, कोस n पाई अक्स अपॉन में विड्थ, एज इट इज ऐसा का ऐसा ही फॉर्मूला था भाई। दूसरा कौन सा, √2 अपॉन विड्थ, यहां पर साइन n पाई अक्स अपॉन में, एक ही फॉर्मूले से सारी बातें तैयार हो जाएंगी, एग्जाम में चाहे कैसा भी दे। यहां पे 1 3 5, और इस वाले में 2 4 6। n की वैल्यू कैसी हो, ओड हो, तो इस केस में तो ये वाला कोस आएगा, n की वैल्यू इवन हो तो रिजल्ट में क्या आएगा, साइन आएगा। en अपने पास कितना जाएगा, n स्क्वायर
पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m और विड्थ का स्क्वायर। सर ऐसा ही फॉर्मूला तो आपने उसमें लिखवाया था, बिल्कुल। बात समझ में आई क्या? एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m विड्थ का स्क्वायर। एन की वैल्यू क्या क्या है यहां पर भी 1 2 3, ठीक है। बात समझ में आई क्या? ये वाला अपने पास में जनरल रिजल्ट आ गया, इसको याद रख लेना। ये लो भाई, एक ही तीर से दो निशाने साधे जा सकेंगे, है ना। चाहे 1D में सिमेट्रिक हो चाहे सिमेट्रिक नहीं हो, दोनों ही केस में अपन लोग एक ही चीज का ध्यान रखेंगे। सिमेट्रिक के अंदर अपने पास दो प्रकार के फंक्शन आएंगे, एक इवन आएगा एक ओड आएगा। और जो सिमेट्रिक नहीं है अपने पास जो पहले पढ़ चुके हैं, उसमें अपने पास में कैसा आएगा, केवल एक फंक्शन आएगा साइन वाला। और यदि सिमेट्रिक है तो इवन और ओड दोनों, साइन का और कोस का दोनों फंक्शन आएंगे। एनर्जी दोनों में सेम रहेगी। अब देखो यहां पर तो अब आप कंफ्यूज थोड़ी हो रहे हो, यहां पर तो सर एनर्जी आपने इतनी लिखवाई और यहां पर इतनी लिख दी। इस बार देखो पोटेंशियल वेल की अपने पास विड्थ कितनी है, ये देखो -a से +a, तो विड्थ यहां पे कितनी है, विड्थ था यहां पे 2a। जबकि लास्ट टाइम पे मैंने आपको सिखाया था वो क्या था, 0 से a का था। बात समझ में आ रही है क्या? तो यहां पर हम लोग क्या करें, इस वाले केस में इस जनरल फॉर्मूले में विड्थ की जगह क्या रखें, 2a रखें, तो 2 से 2 कटा, 1/a बन रहा है। यहां पर 2a रखें तो n पाई x/2a बन रहा है। सेम ऐसा इसमें आ रहा है, ठीक है। यहां वाले में देखो विड्थ का स्क्वायर तो 4a स्क्वायर हो गया ना, 2a ना विड्थ तो 4a स्क्वायर, 4 और 2 8, ये तो रिजल्ट आ रहा है। n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर। एक फॉर्मूला याद रखना एनर्जी का, इस फॉर्मूले से आपके सारे काम हो जाएंगे। चाहे आप लोग 1D में लो, इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स की बात कर रहा हूं, चाहे सिमेट्रिक हो चाहे सिमेट्रिक नहीं हो, सममित हो चाहे सममित नहीं हो, दोनों ही केस में एनर्जी की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से प्राप्त हो जाएगी। ओके, कर लो कॉपी। हो गया क्या, कोई समस्या? ठीक है ना, ओके। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तरीका सिखाया था ना लास्ट क्लास के अंदर। लास्ट कौन सी, आज की क्लास से पहले वाली क्लास नहीं, जिसमें 1D बॉक्स पढ़ाया था आप लोगों को। लिमिट कहां से कहां तक, -a से +a, यहां पर x इक्वल टू कितना 0। ओके, अब देखो वही सेम कंडीशन, n इक्वल टू 1 मिनिमम रखना है, n इक्वल टू 0 नहीं रखा, n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा। जैसे n इक्वल टू 1 रखेंगे, वैल्यू किसके बराबर कौन सी आएगी, कोस की आएगी। इधर ध्यान दो एक बार वापस से, एक बात और कर लेते हैं। यहां पे मैं n इक्वल टू 0 क्यों नहीं रख रहा हूं, n इक्वल टू 0 रखूंगा तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। क्वांटम मैकेनिक्स में यदि सिस्टम बाउंड स्टेट के अंदर है, यदि, वापस रिपीट कर रहा हूं, यदि क्वांटम मैकेनिक्स में सिस्टम बाउंड स्टेट में है तो एनर्जी की वैल्यू 0, एनर्जी आइगन वैल्यू की वैल्यू, एनर्जी आइगन वैल्यू 0 नहीं हो सकती। यदि ऐसा होगा तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी वाला सिस्टम काम नहीं करेगा। हाइजेनबर्ग साफ साफ बोलता है कोई भी सिस्टम हो उसके लिए मिनिमम एनर्जी की कोई स्टेट होगी, मिनिमम एनर्जी होगी उस स्टेट की, और उस एनर्जी को कौन सी एनर्जी बोलेंगे, 0 पॉइंट एनर्जी। याद हो तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी। वैल्यू एनर्जी की 0 नहीं हो सकती, कोई भी एनर्जी लेवल 0 एनर्जी पे पॉसिबल नहीं, यदि बाउंड स्टेट है तो। ठीक है, तो 0 तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर आगे चलें। अपने पास में दो प्रकार के फंक्शन है, एक तो किसका है, कोस, और दूसरा किसका है, साइन। बड़ा आसान है, बड़ी आसान है ये जिंदगी, है ना। उल्टा बोल रहे हो क्या सर, मैं तो बोला नहीं बोल रहे हुए। ठीक है, वो बचपन ज्यादा बढ़िया था। ठीक है, अब देखो साइन का फंक्शन अपने को एग्जाम के हिसाब से करना है भाई। मैं यहां पे आपको x की वैल्यू रख रख के बताऊंगा क्या मतलब है। ये किसका, साइन x का, और ये वाला cos x का। ओके, बाउंड्री के ऊपर तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए साई की, 0 होनी चाहिए। ओके, ये n इक्वल्स टू 1 के लिए सबसे पहले
एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 1 में साइन आएगा कोस आएगा, कोस आएगा। देखो भाई एक बार देखो, दो चार काम की बातें, साहब बाबर बहुत फोकस करो। एन इक्वल टू 1 मिटाऊंगा नहीं है ना सर, ऑनलाइन वालों को साथ लेके चलते हो आप तो ना, वो तो पॉज कर लेते हैं, उनके पास ऑप्शन है। एन इक्वल टू 1 रखें तो कोस, कोस के लिए ये वाला रहा, तो शुरुआत में ये वाला, ठीक है। तो अपने पास में ये वाला आ गया फंक्शन, बात समझ में आई, हो जाएगा, ठीक है। ये वाला किसके लिए, साई 1 के लिए। वापस से दूसरे पे आ जाओ, एन इक्वल टू 2 लेता हूं, इस केस में क्या आएगा, एन इक्वल टू 2 लेते ही फंक्शन अपने पास में कैसा, साइन, साइन तो ये रहा, शुरुआत यहीं से करें, पहला डिब्बा लेना अपने को, तो अपने पास में वैल्यू आ जाएगी, ये लो, ये क्या आ गया, साई 2। फिर बात कर ले एन इक्वल टू 3 की, 3 आते ही वापस से कौन पहुंच गया, कोस, कोस ये रहा, ये हो जाएगा, ये कोई 2 पॉइंट बना देते हैं, ठीक है क्या। ये कौन सा, साई 3, फिर कर देते हैं एन इक्वल टू 4, एन इक्वल टू 4 आते वापस से साइन, साइन में कौन सा, ये क्या साइन, ये साइन रहा, ये साइन रहा, ठीक है। तो यहां पर सही कर रहा हूं क्या, ये लो भाई, ठीक है, सही किया क्या रहे, ये आना चाहिए देखो, हाँ ऊपर प्लस आ रहा, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, अब कॉपी करो, यहां से एक चीज आपको अच्छी सीखने को मिली क्या, देखो इस जीरो के अबाउट सोचो आप, क्वेश्चन बन जाता है यहां से, जीरो के अबाउट देखो, पहले वाले साई 1 को देखो क्या सिमेट्रिक है क्या जीरो के अबाउट, साई 2 को देखो क्या सिमेट्रिक है क्या, नहीं एंटी सिमेट्रिक है। ये वाला देखो, ये वाला देखो, मतलब 1 3 5 ये तो कैसे हैं सिमेट्रिक, और 2 4 6 ये कैसे हैं एंटी सिमेट्रिक। तो 1D बॉक्स में यदि पार्टिकल बाउंड और 1D बॉक्स सिमेट्रिक हो तो उस केस में अपने पास में जो वेव फंक्शन आएंगे वो कैसे आएंगे, सिमेट्रिक आएंगे और एंटी सिमेट्रिक आएंगे, ठीक है ना। कॉपी हो जाए तो बता देना। करो रे करो रे करो, क्या हुआ, हो गया क्या, ठीक है। देखो यहां से क्या क्या सीखने को मिल गया, बाउंड्रीज के ऊपर सब पे वेव फंक्शन वेनिश हो रहा है, ठीक है। वेनिसेज एट बाउंड्रीज, ठीक है। और कंडीशन देखो, साई एन माइनस अक्स किसके बराबर आ रहा है, साइन अक्स के। देखो 0 से 1 के बीच में अक्स की वैल्यू पॉजिटिव और 0 से -1 के बीच में अक्स की वैल्यू नेगेटिव, पर दोनों ही केस में साई 1 तो कैसा आ रहा है, सिमेट्रिक आ रहा है। साई एन माइनस अक्स किसके बराबर, साई एन अक्स, परंतु
कब? ये वाली कंडीशन कौन सी? इवन फंक्शन। पर ये पॉसिबल कब है? जब n की वैल्यू कैसी हो? स्टार्ट कहां से हो रही है? 1 से 1 3 5 7। ठीक है, ऐसे ही साइन माइनस एक्स, दूसरा कितना आ रहा है? माइनस का साइन एक्स। फंक्शन तो कैसा होता है इस कंडीशन में? ओड फंक्शन, विषम फलन। और ये कब पॉसिबल है? यहां पर देखो 2 से स्टार्ट होना, 2 4 है ना, ये वाला अपने पास में साई 4, तो कितना? n इक्वस टू 2 4 6, इस वाली कंडीशन में। भाई यहां पे ऐसे रट्टा मत मार लेना, n इवन है तो वेव फंक्शन भी इवन है ना, n देखो ओड है तो वेव फंक्शन इवन है, n ओड है तो वेव फंक्शन n इवन है तो वेव फंक्शन ओड है, n ओड है तो वेव फंक्शन कैसा है? इवन है। बात समझ में आई क्या? ठीक है, यहां पे नंबर ऑफ नोड्स बोलो, नंबर ऑफ नोड्स कितने? पहले वाली कंडीशन में बोलो बाउंड्रीज को इंक्लूड नहीं किया जाए, पहले वाली कंडीशन में कोई नोड नहीं है, दूसरे वाले केस में एक नोड है, यानी कि n की वैल्यू 1 है तो 0 नोड, n की वैल्यू 2 है तो 1 नोड, n की वैल्यू 3 है तो 2 नोड। एक कम होता जा रहा है ना, तो नंबर ऑफ नोड्स कितने? nv में हर बार एक कम हो रहा है ना, एक पहली वाली में 0 तो एक कम हो गया, दूसरी वाली में 1 तो n-1। कब? एक्सक्लूडिंग बाउंड्रीज। ठीक है भाई, यदि हम लोग बात करें नंबर ऑफ नोड्स की तो n+1 भी लिखे जा सकते हैं ना। कब? इंक्लूडिंग बाउंड्रीज। लिख लो। यहां से अपने को ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन कैसा प्राप्त हो रहा है भाई? इवन प्राप्त हो रहा है, ओड प्राप्त हो रहा है? इवन। ध्यान रखना, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन कैसा प्राप्त हो रहा है? इवन प्राप्त हो रहा है। चलू क्या आगे? ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी है? ग्राउंड स्टेट एनर्जी E1 लिख दूं? ओके, ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन कितना आ जाएगा? साई 1 √1/a साइन या कोस पाई अक्स अपॉन 2a, ये ग्राउंड स्टेट का आ जाएगा। एनर्जी लेवल डिजेनरेट है या नॉन डिजेनरेट है? एन की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एक से अधिक आइगन फंक्शन प्राप्त हो रहे हैं क्या अपने को? एन की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी, देखो क्या बोल रहे हैं अपन, एन की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी तो एनर्जी आइगन वैल्यू की भी कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी, कोई फिक्स वैल्यू होगी। उस एन की वैल्यू के लिए साई की वैल्यू क्या एक से ज्यादा आ रही है? एन यहां पे एन इक्वल टू मान लो 1 रखा तो कोस वाला आ गया, एन इक्वल टू 2 रखा तो साइन वाला आ गया, 3 रखा तो कोस वाला आ गया, 4 रखा तो साइन वाला आ गया। ऐसे करके एन की वैल्यू चेंज करेंगे तो आइगन फंक्शन अपने पास एक ही आएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो एक एनर्जी आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन एक ही है। इसका मतलब अपने पास में कैसा है ये? डिजेनरेट या नॉन डिजेनरेट? नॉन डिजेनरेट। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं भाई? हाँ, एक चीज और बताओ, जो एनर्जी आइगन वैल्यूज है वो कॉन्टिन्यूअस या डिस्क्रीट है? ये लो, एन की फिक्स वैल्यू है क्या? एन की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, ठीक है ना? तो कैसी है? डिस्क्रीट है। नंबर ऑफ एनर्जी आइगन वैल्यू कितनी है? फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? बोलो। इनफाइनाइट है ना? एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 कितनी भी हो सकती है।
ठीक है, तो 3 बातें लिख लेते हैं, क्वेश्चन बन जाता है यहां से। हाँ, क्या लिखे? देखो, एनर्जी आइगन या एनर्जी लेवल से लिख लेते हैं ना सीधे, एनर्जी लेवल्स आर नॉन डिजेनरेट, पहली कंडीशन तो ये। दूसरा है एनर्जी लेवल्स आर डिस्क्रीट एंड इनफाइनाइट। ये ध्यान रखने वाली बात है भाई, एनर्जी लेवल्स कैसे हैं, डिस्क्रीट है और कैसे हैं, इनफाइनाइट है। हो गया क्या? यहां से हम लोगों ने क्या देखा, अपने पास में कैसा है विभव कूप, सममित विभव कूप। देखो, सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल सममित विभव कूप के लिए तरंग फलन वेव फंक्शन, ठीक है, सम व विषम तरंग फलनों में बंट जाते हैं। ऐसा ही हो रहा है ना? यदि कैसा हो अपने पास में, काम की बात है रही है, सममित हो, विभव कूप कैसा हो, सममित हो। मैंने यहां पे इनफाइनाइट नहीं लिखा है, फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, दोनों ही केस में अपने पास में कैसा रिजल्ट आएगा, तरंग फलन है वो सम और विषम, इवन और ओड वेव फंक्शन के अंदर बंट जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वर्गीकृत हो जाएगा। ओके, अभी एक के रिजल्ट देखें, दूसरे के देखेंगे। अभी यहां से अक्स निकाला जाए तो रहे, बोलो तुम लोग आइडिया से बताओ, बिना कैलकुलेशन किए हुए अक्स निकाले, कैसा आएगा, 0 आएगा। कैसे पता चला? पहला कैसा आएगा, कोस आएगा, फिर ये रहा। अक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, कैसे आएगी, यहां पे कोस है तो क्या होता है फॉर्मूला, साई स्टार ए साई, फिर इंटीग्रेशन करते हैं पोजीशन के रेस्पेक्ट में। तो अपने पास में अक्स है, कोस की 2 वैल्यू, तो अक्स कोस स्क्वायर अक्स, लिमिट कहां से कहां तक, माइनस ए से प्लस ए के बीच में। तो इवन ओड वाला कंडीशन अपन काम में ले सकते हैं। अब स्क्वायर हो गया, स्क्वायर होते ही चाहे साइन हो चाहे कोस हो, दोनों ही कैसे फंक्शन हो गए, इवन फंक्शन हो गए। अक्स तो कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन है। तो इस केस में क्या होगा, रिजल्ट कैसा आएगा, रिजल्टेंट वेव फंक्शन बनेगा, वो रिजल्टेंट फंक्शन बनेगा अक्स कोस स्क्वायर या अक्स साइन स्क्वायर वाला बनेगा। दोनों ही केस में अपने पास में रिजल्ट कैसा आएगा, ओड फंक्शन आएगा। और ओड फंक्शन में यदि लिमिट माइनस ए से प्लस ए के बीच में, तो रिजल्ट कैसा देता है, 0 देता है। तो यहां पे डायरेक्ट लिख लूं, तो अक्स की वैल्यू कितनी, 0। अब बताओ मोमेंटम की वैल्यू कितनी आएगी, मोमेंटम की वैल्यू, मोमेंटम की वैल्यू, वापस आ जाओ इस पे। मोमेंटम, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम निकालना है। एक लाइन बोली थी मैंने 2-4 क्लास पहले, रियल फिर से बताऊं मैं, रियल वेव फंक्शन के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम कितनी होती है, होती है नहीं होती है, बोलो भाई, याद आया या नहीं आया, याद आती है या नहीं आती है? अच्छा आती है कोई बात नहीं है, नौकरी वोकरी लग जाओ, क्या पता घर वाले उन यादों को पूरा कर ही दे ना, सपने साकार हो जाए आप लोगों के। अरे वैसे सोचे तो ठीक, कोई बात नहीं है। कोस होता मान लो साई स्टार पी, और साई पी का मतलब डी ओवर डी एक्स, तो पहले कोस आ गया, डी ओवर डी एक्स करेंगे डिफरेंशिएशन तो इसका साइन आ गया। तो साइन और कोस में एक इवन है, एक क्या है, ओड है। बात समझ में आई?
कॉस इवन है और साइन कैसा है, ओड है, तो रिजल्टेंट फंक्शन कैसा बनता, ओड ही बनता। दूसरे वाले तो ले लो पहले साइन, फिर डी ओवर डी एक्स, फिर वापस से साइन, तो साइन तो ओड फंक्शन, डी ओवर डी एक्स कोस, कोस कैसा फंक्शन हो गया, कोस का डिफरेंशिएशन, उल्टा बोल दिया क्या, डिफरेंशिएशन करो साइन का, तो साइन क्या हो गया, कोस, तो साइन और कोस बन गया। मोमेंटम वाले की बात कर रहा हूं। अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूं, साई स्टार पी साई डी एक्स, यहां पे क्या है साइन, जो भी है साइन, यहां पे डी ओवर डी एक्स जो भी है साइन, साइन का करोगे कोस हो जाएगा, तो साइन ओड फंक्शन, कोस इवन फंक्शन, रिजल्टेंट कैसा बन गया, ओड फंक्शन बन गया, इससे रिजल्ट कैसा आ गया, जीरो आ गया। क्या जीरो नहीं आना चाहिए ना, अरे समझ में जीरो नहीं आना चाहिए, समझ में 100% आना चाहिए, रिजल्ट इसका कितना आना चाहिए, जीरो, है ना। ठीक है भाई, लिख लो। आगे चले, नई हेडिंग डाल लो, पार्टिकल इन 1D फाइनाइट डेप्थ सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल। लो भाई, इस बार क्या कंडीशन है, वेल बनाना है, ये वाला अपने पास में पोटेंशियल का एक्सिस, और ये वाला अक्स एक्सिस, यहां अक्स की वैल्यू 0 ले लेता हूं, यहां ए ले लेता हूं, यहां माइनस ए ले लेता हूं, इनसाइड पोटेंशियल वी कितना ले लेता हूं, 0 ले लेता हूं, यहां पर पोटेंशियल की हाइट है, इस जगह पोटेंशियल कितना माइनस वी नोट, और इस जगह भी कितना, अरे वेल है ना, कुआं खोदिया जमीन के नीचे खोदा तो पोटेंशियल की वैल्यू किस में जाएगी, माइनस में जाएगी। यहां कोई पार्टिकल है जिसका मास कितना है, m है। 3 रीजन हो गए, ये रीजन फर्स्ट हो गया, ये रीजन सेकंड हो गया, ये रीजन थर्ड हो गया। इस बार देखो, इस बार अपने पास में रीजन फर्स्ट में पार्टिकल के एग्जिस्टेंस की कोई प्रोबेबिलिटी होगी, रीजन सेकंड के अंदर भी प्रोबेबिलिटी होगी पार्टिकल के एग्जिस्टेंस की, और रीजन थर्ड में भी होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इस बार पोटेंशियल वेल कैसा है, फाइनाइट है, और फाइनाइट होने की वजह से ये जो पार्टिकल है इसके इस रीजन के अंदर पेनेट्रेट करने की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी जरूर होगी। बात समझ में आ रही है। इससे पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे वो कैसा था, इनफाइनाइट डेप्थ का पोटेंशियल वेल था, इसलिए वहां पे पेनेट्रेशन नहीं हो रहा था। यहां इनफाइनाइट पोटेंशियल के इस साइड में पार्टिकल के एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी शून्य थी, इसलिए वेव फंक्शन भी किसके बराबर लेके चले थे, 0 के बराबर। यहां पर वेव फंक्शन 0 नहीं आएगा, इस जगह मैंने साई फर्स्ट मान लिया, इस जगह मैंने साई सेकंड मान लिया, और इस जगह साई कितना मान लिया मैंने, थर्ड मान लिया। पोटेंशियल को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो भाई, कितना आ जाएगा बोलो। यहां पर सबसे पहले 0, मैं उल्टा लिख रहा हूं ना, रही यहां अंदर तो डेप्थ में आ गया ना, ये गलत लिख रहा हूं भाई। आप लोग भी शांति से बैठे हो ना, ये वाला अंदर की तरफ है ना, तो वी नोट रीजन फर्स्ट तो ये है भाई, रीजन फर्स्ट तो ये है, ये रीजन सेकंड है, ये तो जमीन थी, लेवल था, जमीन के लेवल को 0 मानो, उसके अंदर गड्ढा खोद दिया, तो बीच में तो कितना हो गया, वी तो कितना हो गया, माइनस वी नोट हो गया। ये अंदर यहां पे इस बाउंड्री पे, यहां लिखने की जरूरत नहीं, यहां लिख दिया तो ठीक है। और इस जगह वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। बात समझ में आ रही है क्या। ये वाला अपने पास में पॉइंट किसका है, 0 का है। क्लियर। तो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें, पोटेंशियल कितना, 0 कब, अब देखो ए से छोटा हो तो x लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए, पोटेंशियल माइनस वी नोट कब, जब माइनस ए लेस देन x लेस देन ए, फिर वापस से 0 कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू
प्लस ए। क्लियर बात? हो जाएगा क्या? ये अपने पास में मैथमेटिकल फॉर्म आ गया पार्टिकल का। हमें पार्टिकल को बाउंड रखना है भाई, पार्टिकल को अपने को बाउंड रखना है। बाउंड रखने के लिए एनर्जी पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव चाहिए? जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? यहां पर बोलो, नेगेटिव होनी चाहिए क्या? पार्टिकल को बाउंड रहने के लिए या रखने के लिए क्या होना चाहिए? E लेस देन 0 होना चाहिए। लास्ट टाइम भी पढ़ा था हम लोगों ने, E ग्रेटर देन 0 था तो पार्टिकल यहां पहुंच गया था, और वो एक तरीके से कैसी प्रॉब्लम हो गई थी, स्कैटरिंग वाली प्रॉब्लम हो गई थी। अभी अपन कौन सी प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं? बाउंड सिस्टम की प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। तो अपने को एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, पार्टिकल की को लेस देन 0 करना पड़ेगा, तभी पार्टिकल क्या रह पाएगा, बाउंड रह पाएगा। ओके, यहां पर मैं ई को, अब ई लेस देन 0 तो सीधी सी बात है नेगेटिव है, तो ई को क्या मान लेते हैं, ई का कोई भी वैल्यू होगा उसको ई का मैग्नीट्यूड मोड मान लिया, और नेगेटिव है तो साइन किसका लगा दिया, माइनस का लगा दिया। ओके ठीक है, कॉपी कर लो इसको। चले वापस से सॉल्यूशन करने के लिए 2 मिनट के लिए टाइम पास करते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन d2 साई ओवर dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर e माइनस वी साई इक्वल टू 0। टाइम पास इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने को वो k वगैरह की वैल्यू पता चल जाए। इस बार e कैसा है, माइनस का e है। चलो रीजन फर्स्ट की बात कर रहे हैं। रीजन फर्स्ट में v कितना भाई, 0 है ना, तो d2 साई फर्स्ट ओवर dx स्क्वायर। अब देखो डायरेक्टली लिखूं 2m मोड ऑफ e अपॉन एच कट स्क्वायर साई फर्स्ट इक्वल टू कितना, 0। e की जगह क्या रख दिया, माइनस e रख दिया, तो d2 साई ओवर dx स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर साई फर्स्ट इक्वल टू 0। यहां पर एल्फा कितना माना, 2m मोड ऑफ e अपॉन एच कट का स्क्वायर, ये माना। ठीक है, नेक्स्ट वाले में आओ। रीजन थर्ड, या डायरेक्ट लिख दो वहां पे, लिख देता रीजन थर्ड। रीजन थर्ड में भी v कितना, 0। d2 साई थर्ड ओवर dx स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर साई थर्ड इक्वल टू 0, क्योंकि उस केस में v की वैल्यू कितनी, 0। रीजन सेकंड भाई कितना, v कितना, माइनस वी नोट, तो d2 साई ओवर dx स्क्वायर। अब ध्यान दो 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, e की जगह माइनस का e का मोड माइनस वी नोट, माइनस माइनस कितना, प्लस वी नोट साई सेकेंड इक्वल टू 0। कुछ कॉमन वॉमन आएगा क्या, प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर। बस ये बात ध्यान रखना भाई, वी नोट माइनस ई का मोड साई सेकेंड कितना आ जाएगा, d2 साई सेकेंड ओवर, क्या मान लू कांस्टेंट को, बीटा स्क्वायर साई सेकेंड इक्वल्स टू 0। काम की बात अपने लिए तो बीटा है, बीटा कितना आया, टू एम अपॉन एच कट स्क्वायर वी नोट माइनस ई का मोड। ओके, अब देखो इनका सॉल्यूशन करें, पीछे वापस जाओ। पहले वाली कंडीशन माइनस का एल्फा स्क्वायर, माइनस का साइन आ रहा तो एक्सपोनेंशियल आएगा क्या, नहीं आना,
ठीक है ना। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं अपन। दूसरे केस में रीजन थर्ड में माइनस का साइन है तो एक्सपोनेंशियल में कुछ नहीं आएगा। यहां देखो प्लस का साइन आ रहा है तो यह एक्सपोनेंशियल में आयोटा आएगा। तो साई फर्स्ट कितना लिखूं, ए एक्सपोनेंशियल एल्फा एक्स प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस एल्फा एक्स। कोई समस्या हो जाएगा। फिर साई सेकंड लिखूं, साई सेकंड को कितना लिखूं भाई, देखो एक्सपोनेंशियल, देखो सी एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटाक्स प्लस डी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटाक्स लिख सकते थे, पर अपने पास तो सिस्टम बाउंड है, पार्टिकल माइनस ए से प्लस ए के बीच में रह रहा है, तो लिमिट अपने पास में एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी वाला केस तो बन नहीं रहा है, तो हम इसको साइन कोस में बदल दें। हम लोगों ने इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स पढ़ा था, सिमेट्रिक पोटेंशियल बॉक्स आज पढ़ा, वेल पढ़ा, उसमें भी साइन लिया, उससे पहले वाले में साइन कोस लिया था, और अब भी अब इसमें क्या ले लेते हैं, साइन कोस लेते हैं। तो सी साइन बीटा एक्स प्लस डी कोस बीटा एक्स। फिर साई थर्ड आ गया, साई थर्ड की तरह एफ ले ले, ई तो एनर्जी होती है ना, प्लस एल्फा एक्स प्लस जी एक्सपोनेंशियल माइनस एल्फा एक्स। ये तीन रीजन के अंदर अपने पास में वेव फंक्शन आ गए। थोड़ा ध्यान देना भाई, टफ नहीं है, आसान है, रट्टा मारने वाला कोई सिस्टम नहीं, इसीलिए थोड़ी इक्वेशंस लिखी है, ठीक है ना। माइनस है तो एक्सपोनेंशियल में आयोटा नहीं आया, सीधा लिख दिया, रीजन फर्स्ट में और रीजन थर्ड में। सेकंड के अंदर प्लस है यहां पर, इसका मतलब आयोटा आएगा, आयोटा आएगा तो एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स आयोटा बीटा एक्स लिख सकते हैं। और एक्सपोनेंशियल में आयोटा जाए तो उसको साइन कोस की टर्म में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है, और आयोटा नहीं हो तो साइन हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक में कन्वर्ट होता है। ये तो ध्यान है, पहले कर चुके अपन लोग। और सुनो, अब मुझे एक चीज बताओ, रीजन फर्स्ट में पार्टिकल पीछे से आ रहा है, रीजन फर्स्ट में पार्टिकल कहां से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, एक्स इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है पार्टिकल, सॉरी गलत बोल रहा हूं भाई, पार्टिकल आ थोड़ी रहा है, पार्टिकल बाउंडेड है। मैं ये कह रहा हूं कि एक्स इक्वल्स टू माइनस ए से प्लस ए के बीच में पार्टिकल बाउंडेड है, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए से एक्स इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी तक पार्टिकल क्या पाया जा सकता है क्या? हम ये कह रहे हैं कि एक्स इक्वल्स टू माइनस ए वाली बाउंड्री से बाहर पार्टिकल पाया जाएगा, पर जैसे जैसे हम लोग इधर की स्ट्रेंथ देखेंगे, इधर की प्रोबेबिलिटी देखेंगे, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए से आगे की तरफ की प्रोबेबिलिटी देखेंगे, तो उस केस में धीरे 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 पार्टिकल के एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और इनफाइनाइट पे पार्टिकल कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ऐसे ही एक्स इक्वल्स टू ए की बात करूं, पार्टिकल तो बाउंडेड माइनस ए से प्लस ए के बीच में ही है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार तो पार्टिकल माइनस ए से प्लस ए के बीच में ही रहेगा, पर क्वांटम मैकेनिक्स तो क्या कहती है, यदि फाइनाइट पोटेंशियल है तो एक्स इक्वल्स टू ए से इस साइड में भी पार्टिकल के पाए जाने की कोई प्रोबेबिलिटी होगी। पर जैसे जैसे मैं ए की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, या जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यू इंक्रीज करता जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे क्या होगा भाई बोलो, वैसे वैसे पार्टिकल पाया तो जाएगा, पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे, स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होती जाएगी। और इनफाइनाइट की बात करूं तो इनफाइनाइट पे तो पार्टिकल के एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होनी चाहिए, जीरो के बराबर होनी चाहिए। बात तो समझ में आई क्या? तो यहां से अपने को क्या कंडीशन मिल जाएगी भाई, एक्स इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी पे एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पे, बोलो माइनस इन्फिनिटी की तरफ वाला फंक्शन कौन सा, साई फर्स्ट है ना, तो एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पे फंक्शन नहीं हो सकता साई फर्स्ट, क्योंकि पार्टिकल बाउंड है, इसलिए ये टेंस टू कितना होना चाहिए, जीरो। और एक्स इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी पे साई थर्ड कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि प्लस इन्फिनिटी की तरफ कौन है, थर्ड वाला है, और इनफाइनाइट की बात करें तो थर्ड पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। पार्टिकल कहीं से आ नहीं रहा भाई, पार्टिकल माइनस ए से प्लस ए के बीच में बाउंड है, ओके। तो यदि इन कंडीशन को काम में लिया जाए तो इन इक्वेशंस के अंदर तीन इक्वेशन है, 1 2 3, इन तीनों इक्वेशन में कौन कौन से कांस्टेंट्स है वो जीरो हो जाएंगे, बोलो, किया है ना, खूब काम किया है, कौन कौन से जीरो हो जाएंगे, पहले वाले में बी जीरो, कैसे पॉसिबल हुआ, एक्स इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी रखो, यहां पे एक्स इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी रखा तो एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी, एक्सपोनेंशियल माइनस तो जीरो, यहां पे एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी रखा माइनस का, तो ये प्लस इन्फिनिटी, ये एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी बन गया, तो रिजल्टेंट तो क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया।
ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साई फर्स्ट अक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे 0 होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब अपने पास में बी किसके बराबर हो, 0 के बराबर। ठीक, थर्ड वाले में आ जाओ। थर्ड वाले में एक्स इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी रखें तो ये वाला तो कितना हो गया इन्फिनिटी, ये कितना हो गया 0। बात समझ में आई क्या? एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी, ये वाला एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी, पर थर्ड भी इन्फिनिटी पे तो 0 होना चाहिए। ये कब पॉसिबल है? जब एफ इक्वल टू कितना हो, 0 हो। बात समझ में आई क्या? ठीक है। तो सो अब साई फर्स्ट अपने पास में कितना आ गया, ए एक्सपोनेंशियल एल्फा एक्स, साई सेकंड कितना आ गया, सी साइन बीटा एक्स प्लस डी कोस बीटा एक्स, और साई थर्ड कितना आ गया, जी एक्सपोनेंशियल माइनस एल्फा एक्स। तीनों इक्वेशन काम की है, लिख लो। क्या हुआ? सही है ना? हो गया क्या? यदि बाउंड्री कंडीशन की बात करें यहां पे, तो बाउंड्री कंडीशंस अक्स इक्वस टू एक तो माइनस ए पर, और एक कहां होगी अक्स इक्वस टू प्लस ए पर, वही दो बाउंड्री बन रही है। यहां साई फर्स्ट अक्स इक्वस टू ए पर बोलो भाई, साई फर्स्ट और कौन मिल सकता है, साई सेकंड। ये दोनों बराबर होने चाहिए और इनका डिफरेंशिएशन भी बराबर होना चाहिए। बात समझ में आई? अक्स इक्वस टू कहां की बात चल रही है, माइनस ए की। फिर अक्स इक्वस टू प्लस है, तो प्लस ए पर साई सेकंड बराबर होना चाहिए साई थर्ड के, ये अक्स इक्वस टू ए, ये अक्स इक्वस टू ए। ये बाउंड्री कंडीशन है। हो गया क्या? अब हम सॉल्यूशन करेंगे, बाउंड्री कंडीशन लगा लोगों के फाइनल। तो अपने पास में दो इक्वेशन आएंगी, ए बी जी समीकरण, ट्रांसडेंटल इक्वेशन, ट्रांसडेंटल इक्वेशन। और अपने पास दो टर्म आएंगे, एक तो आएगा एल्फा इक्वस टू बीटा टेन बीटा ए, और एक आएगा एल्फा इक्वस टू माइनस का बीटा कोट बीटा ए। एल्फा और बीटा लिख चुके हैं पहले हम लोग। इस वाले टर्म को क्या लिख सकता हूं, बीटा टेन, बोलो ऐसा लिख सकता हूं क्या, पाई बाई टू प्लस बीटा टेन, पाई बाई टू, पाई अपॉन टू प्लस बीटा माइनस का कोट बीटा ही तो ना, बीटा ए भी लगाओ साथ में, है ना, ये बीटा ए। दोनों इक्वेशन अच्छी इक्वेशन है भाई ना, अच्छा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये समीकरण डायरेक्ट हल हो नहीं सकते, इन समीकरणों का हल किससे करते हैं, क्या हुआ, अच्छा अब जी अगर दिया गया ए बी जी, ठीक है, अरे अब तो थे ही, सुधार लिया करो तो, मास्टर के बापड़ा की जान ले चुके।
अबीजीय समीकरण। ठीक, इन समीकरणों का हल ग्राफिकल मेथड है ना, ग्राफिकल मेथड से करते हैं। ठीक है, अब सुनो कैसे करते हैं। एल्फा ए इक्वस टू कितना, दोनों तरफ मैं ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और यहां से एल्फा ए कितना माइनस बीटा ए कोट बीटा ए। मैं एल्फा ए को अक्स मान लेता हूं, अक्स इक्वस टू वाई टेन वाई, और अक्स इक्वस टू माइनस का वाई कोट वाई, या क्या लिख सकता हूं वाई टेन वाई अपॉन टू प्लस वाई। अब काम की बातें शुरू होती है जहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। एक तो वेव फंक्शन से क्वेश्चन पुटअप होता था, एक यहां से। मैं इसमें अक्स स्क्वायर प्लस, पहली बात तो अक्स लिखते हैं क्या, हमने अक्स को क्या माना, हियर अक्स क्या माना एल्फा ए, और वाई क्या माना बीटा ए। तो अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एल्फा कितना 2m मोड ऑफ ई अपॉन एच कट स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, और वी नॉट माइनस मोड ऑफ ई, और ये ए स्क्वायर बाहर। देखो 2me ये कट रहा है ना, प्लस का माइनस का, तो अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना बच गया 2m अपॉन एच कट स्क्वायर बचा, और वी नॉट बचा, और ये ए स्क्वायर बचा। लिख लिया क्या, लिख लो लिख लो, 1 मिनट में हो जाएगा क्या काम। अब ध्यान देना थोड़ा सा, तो अपने पास में अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आया, बताओ रिजल्ट में भी कितना आया 2m, वी नॉट भी है ना, ए स्क्वायर भी है ना, अपॉन में एच कट स्क्वायर। इसको मैं एक टर्म मान लेता हूं आर स्क्वायर। सर क्यों माना, अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर याद आ रहा है क्या, किसी कांस्टेंट के बराबर आता हो तो किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की इक्वेशन। वो आर क्या है, सर्कल की रेडियस। ठीक है, तो आर अपने पास में कितना आ गया 2m वी नॉट ए स्क्वायर अपॉन में एच कट स्क्वायर का अंडर रूट। बड़ी काम की बात है भाई, इसको बोलते हैं विभव कूप का परबलता प्राचल। परबलता प्राचल, ठीक है, स्ट्रेंथ पैरामीटर होता है ये, विभव कूप का परबलता प्राचल होता है। ये लिख लो, फिर थोड़ा सा समझते हैं चीजों को। हो गया क्या, ठीक है। अब देखो तो, अब 2 मिनट के लिए शांति से बैठो। जीवन में शांति है नहीं वैसे तो, फिर भी कोशिश करो। कुछ टर्म्स बनाता हूं, बड़ा हो जाएगा थोड़ा।
देखो तो भाई, यहां कुछ कंडीशन बना देता हूं। ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, और ये वाला कितना है, 2π है। क्लियर बात। अपने पास में अक्स क्या है, y tan y। दूसरा अक्स क्या है, माइनस का y कोट y, या y tan π/2 प्लस y। और अपने पास एक इक्वेशन आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये जो अबीजीय समीकरण है, इनको हम लोग ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे। ये तो हम लोगों ने ग्राफ बना दिया, किस किस के बीच में, वाई और अक्स के बीच में। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, पहले y के लिए ग्राफ खींचते हैं। y के लिए tan की वैल्यू देखो, सबसे पहले इधर वाला एक्सिस, सबसे पहले y बराबर क्या रखो, 0। तो y बराबर 0 रखा तो अक्स की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0। तो ग्राफ स्टार्ट होगा 0 से, ठीक है। फिर y की वैल्यू रखो π/2, तो जैसे π/2 रखा, tan π/2 कितना, इनफाइनाइट। कुल मिला के अपना ग्राफ आएगा, वो कैसा आएगा भाई, ये ऐसा ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। आगे चलो थोड़ा और, फिर मैं क्या करूं, फिर इसी ग्राफ के अंदर पाई रखूं। जैसे tan की वैल्यू पाई रखूंगा, वैल्यू कितनी tan की, tan की वैल्यू पाई रखूं तो वैल्यू कितनी, tan पाई, 0 हो गया वापस से, ठीक है। फिर वापस से tan की वैल्यू 3π/2 रखूं तो वही किधर की तरफ जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला ग्राफ देखो, ग्राफ तो ऊपर वाला जैसा ही है, पर यहां पर π/2 प्लस वाई हो रहा है, वाई शिफ्ट हो रहा है कितने से, π/2 से। तो ये सारे ग्राफ किससे शिफ्ट हो जाएंगे, π/2 से शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैं यहां ग्राफ बनाता हूं, ये लो शिफ्ट हो गए। ये शिफ्ट हो गए ग्राफ। ये जो दो ग्राफ बनाए मैंने, ये वाले ग्राफ, ये किसके लिए बने, एक्स इक्वल्स टू वाई tan y के लिए। और ये जो दो ग्राफ बने, एक्स इक्वल्स टू माइनस का y कोट y का, ठीक है। ये कोट है भाई, एक्स इक्वल्स टू माइनस का y कोट y का ग्राफ बन गया। हम लोगों ने ये दो ग्राफ तो बना दिए। और सुनो, अब हम किसका ग्राफ बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर। अब आर की वैल्यू अपन लोग कुछ भी रखें, आर रेडियस का काम कर रही है ना, वैसे यहां पे क्या है, विभव कूप का प्रबलता प्राचल है। आर की वैल्यू मैंने मान लो 1 रखी, आर की वैल्यू कितनी रखी मैंने, 1 रखी। π/2 से कम है या ज्यादा है, आर की वैल्यू पाई कितना होता है, 3.14 होता है ना, अपन में 2, तो 1 से तो ज्यादा ही होगा। मैं आर की वैल्यू सपोज कितनी रखता हूं, 1 रखता हूं। एक बार ध्यान दे लो भाई, बढ़िया टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ग्राफ समझ में आ गया, तुम्हारा काम हो गया, मैंने बना दिया। फिर मेरे पास में ऐसी कोई स्थिति बन सकती है, बन सकती है बिल्कुल। मैं आर की वैल्यू लगातार बढ़ाता जा रहा हूं, आर की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा तो रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो सर्कल बढ़ जाएगा। तो वापस से एक ऐसी कंडीशन ले लू, एक ऐसी कंडीशन ले लू। बात समझ में आई क्या। अब इस केस में देखो, यहां देखो, एक तो ये आ रहा अपने पास में टर्म, एक यहां पे आ रहा है, एक यहां आ रहा है, और एक इस पॉइंट पे आ रहा है। जहां जहां क्रॉस कर रहे हैं, ग्राफ करते हैं तो ऐसे ग्राफ बनाते जैसे तो करते हैं ना, दो ग्राफ एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे अपने को वैल्यू प्राप्त होती है उन दोनों इक्वेशन की कॉमन वैल्यू। यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, इस जगह इंटरसेक्शन हो रहा है, इस जगह हो रहा है, इस जगह इंटरसेक्शन हो रहा है। चलो, इस ग्राफ को देख के अपन लोगों को क्या समझ में आया, पहले तो ग्राफ बनाओ फिर समझाता हूं।
करो भाई करो। बना दो बना दो। हो गया क्या? देखो अपने पास एल्फा स्क्वायर कितना था? एल्फा स्क्वायर 2m मोड ऑफ ई अपॉन एच कट स्क्वायर। तो वहां से मोड ऑफ ई कितना आया? बोलो। एल्फा स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन, या एच कट स्क्वायर एल्फा स्क्वायर लिख देता हूं, एच कट स्क्वायर एल्फा स्क्वायर अपॉन में 2m। एल्फा कितना लिखा अभी थोड़ी देर पहले ही, शायद अक्स इक्वस टू एल्फा ए। तो एल्फा कितना आ गया? अक्स अपॉन ए। तो एच कट स्क्वायर अक्स स्क्वायर अपॉन में 2ma स्क्वायर। ई कितना लिखा हुआ था? ई किसके बराबर था? माइनस का मोड ऑफ ई, यही था ना। तो वैल्यू कितनी आ गई? माइनस एच कट स्क्वायर अक्स स्क्वायर अपॉन में 2ma स्क्वायर। अब सुनो, यहां पर अक्स का मतलब एल्फा ए, अक्स का मतलब कितना है? एल्फा ए। अक्स की वैल्यू चेंज हो रही है ना, जैसे जैसे वाई की वैल्यू चेंज कर रहा हूं तो अक्स की वैल्यू भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। बात समझ में आ रही है क्या? अक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू प्राप्त हो रही है अपने को, जैसे यहां पर देखो कोई पर्टिकुलर वैल्यू प्राप्त हो रही है, इस जगह कोई पर्टिकुलर वैल्यू प्राप्त हो रही है, ठीक है। एक वक्स 1 मान लिया, एक वक्स 2 मान लिया, एक वक्स 3 मान लिया, ऐसे मान सकते हैं ना, ठीक है। तो मेरे पास में मान लो कोई ऐसी एन वैल्यू है, तो यहां ई एन हो गया और ये भी कितना हो गया? अक्स एन हो गया। कुल मिला के हम लोग इस ग्राफ से क्या करेंगे? अक्स एन की वैल्यू निकालेंगे और उससे अपने को जो फाइनाइट पोटेंशियल वेल है उसमें जो पार्टिकल बाउंड है उसकी एनर्जी लेवल की अपने को एनर्जी आइगन वैल्यू प्राप्त होगी। बात समझ में आई? किस एनर्जी लेवल में है, उसकी क्या एनर्जी है, उसको हम कैसे पता करेंगे? ग्राफिकल मेथड के माध्यम से पता करेंगे। ग्राफ हम लोगों ने ये बना लिया। सर ये तो बड़ा टफ हो गया, क्या काम इसका? कोई काम नहीं है, यहां से काम की चीजें सीखेंगे। अब देखो मैंने एक पर्टिकुलर क्या दिया? आर दिया। सर आप पर्टिकुलर आर ही क्यों दोगे? आर की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट कर लो, एक बार में तो आप पोटेंशियल वैल्यू को फिक्स रखोगे ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं? पीछे आओ थोड़ा सा। ये पोटेंशियल वेल था अपने पास में, इसके लिए वी नोट फिक्स नहीं था क्या? बाकी जगह जीरो था और वी नोट की कोई फिक्स वैल्यू रख दी, मतलब हम लोगों ने एक पर्टिकुलर पोटेंशियल वेल डिफाइन कर लिया। मतलब वी नोट की वैल्यू कैसी हो गई? फिक्स हो गई। ए भी फिक्स है, एम भी फिक्स है, एच कट भी फिक्स है, वी नोट भी फिक्स है, तो आर की वैल्यू भी क्या हो गई? फिक्स हो गई। अब यदि आर की वैल्यू 0 से π/2 तक वेरी करती है, ग्राफ को समझो भाई, यही है काम की चीजें, तो अपने पास में एक इंटरसेक्शन आ रहा है। मतलब अपने पास में एक इंटरसेक्शन आने का मतलब इस ग्राफ की एक वैल्यू आ रही है, इसका मतलब अपने पास में एक सॉल्यूशन आ रहा है। इसका मतलब यहां सॉल्यूशन किसका है? बाउंड स्टेट का एनर्जी आ रही है। मतलब इस केस में अपने पास में अक्स की वैल्यू एक आ रही है, मतलब अपने पास में एनर्जी आइगन वैल्यू कितनी आ रही है? एक आ रही है। यानी मैं क्या कह सकता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? एक बाउंड स्टेट ऑफ द सिस्टम आ रही है। सिस्टम के पास कितनी बाउंड स्टेट है? एक है। दूसरे केस की बात करूं, यदि यही आर की वैल्यू मैं π/2 से ज्यादा कर दूं, π/2 के इक्वल नहीं, π/2 से ज्यादा कर दूं और पाई के बराबर कर दूं, उस केस में मेरे पास में दो स्टेट आएंगी, दो अक्स की वैल्यू आएंगी, दो अक्स की वैल्यू आएंगी, तो ई की वैल्यू भी दो आएंगी। मतलब बाउंड स्टेट कितनी हो गई मेरे पास में? दो हो गई। ऐसे ही मैं यहां पे
आगे वाले पे चला जाऊं, पाई से 3π/2 के बीच में करूं तो 1 2 और कितने आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी। ऐसे ही मैं 3π/2 से 2π पर जाऊं तो मेरे पास में बाउंड स्टेट कितने आ जाएंगी, 4 आ जाएंगी। इस बार देखो हम लोग आर की वैल्यू को चेंज करते हैं तो वी नोट की वैल्यू भी चेंज होती है। देखो आर तभी चेंज हो सकता है जब वी नोट को चेंज किया जाए, या ए को चेंज किया जाए, या एम को चेंज किया जाए। जनरली मैं यहां वेरिएशन किस में करूंगा, वी नोट में करूंगा। पोटेंशियल की डेप्थ को कम ज्यादा करूंगा, तो पोटेंशियल की डेप्थ को कम ज्यादा करूंगा तो ही आर चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। मैंने उसकी जो विड्थ है, उसकी चौड़ाई है पोटेंशियल वेल की, उसको तो फिक्स कर रखा है। मास है पार्टिकल का, वो भी फिक्स है। अब मैं क्या कर सकता हूं, उसकी डेप्थ है उसको कम ज्यादा कर सकता हूं। उसको कम ज्यादा करूंगा तो आर की वैल्यू कम ज्यादा होगी, और आर की वैल्यू कम ज्यादा होगी तो यहां पे अक्स की वैल्यू भी क्या होंगी, कम ज्यादा होंगी। नंबर ऑफ बाउंड स्टेट भी कम ज्यादा होगी। अब इससे पिछले वाले में एक बार वापस से जाओ, हम लोगों ने वन डायमेंशनल सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल पढ़ा था। उसके अंदर अपने पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स आ रही थी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स आ रहे थे। पर यहां तो गजब हो गया, यहां तो एक पर्टिकुलर फाइनाइट पोटेंशियल के लिए आर की फिक्स वैल्यू है, उसके संगत अपने पास अक्स की फिक्स वैल्यू है, यानी ई की भी अपने पास में कैसी वैल्यू है, फिक्स वैल्यू। तो यहां से एक अच्छा क्वेश्चन उठ जाता है कि फाइनाइट सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल के लिए, फाइनाइट सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल के लिए जो एनर्जी लेवल्स हैं वो कैसे होंगे, फाइनाइट होंगे, ना कि इनफाइनाइट होंगे। इस बार कैसे होंगे, फाइनाइट होंगे, ना कि इनफाइनाइट होंगे। जैसे ये वाली रेंज आ जाएगी, 1 हो सकती है बाउंड स्टेट, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, और ज्यादा भी हो सकती है। बात लिखे थोड़ी सी इन सबको, इन बातों को लिख ले, समझ में तो आ गया ना। एनर्जी यहां से निकली जाएगी। ये नीचे वाला भी लिख लो भाई। ठीक है, अभी थोड़े आइगन फंक्शन और लिख लेता हूं, इसको लिखो फटाक से। आगे चलू क्या अब तो, ठीक है। और देखो एनर्जी आइगन फंक्शन, ठीक है, 2 प्रकार के आएंगे। एक तो इवन फंक्शन, जस्ट 1D वाले में अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, 20-25 मिनट पहले पढ़ा है कि यदि अपने पास में सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे वो इनफाइनाइट हो, दोनों ही केस में अपने पास वेव फंक्शन आएंगे। वो कैसे आएंगे, इवन और ओड दोनों प्रकार के। तो इवन फंक्शन किस केस में आएंगे, जब एल्फा किस केस में, बीटा 10 बीटा ए हो, उस केस में अपने पास में कैसे फंक्शन आएंगे, इवन आएंगे। देखो साई फर्स्ट कितना, ए एक्सपोनेंशियल एल्फा अक्स, साई सेकंड बोलो, एक तो उसमें सी है, एक उसमें क्या है, डी है, डी है ना। इवन कौन सा दोनों में, मैं तो इवन फंक्शन की बात कर रहा हूं अभी, डी कोस बीटा अक्स। और साई थर्ड कितना, साई थर्ड की भी सिंगल वैल्यू है, वो जी एक्सपोनेंशियल माइनस एल्फा अक्स। बात समझ भाई। और देखो दूसरा कौन सा, एक बार देख लो रहा आप लोग, है ना, ओड फंक्शन। ये किस केस में आएगा, एल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा कोट बीटा ए के लिए। तो साई फर्स्ट तो वही है, ए एक्सपोनेंशियल एल्फा अक्स। साई सेकंड में आ जाओ, ओड फंक्शन साइन होता है कोस होता है, साइन तो साइन लिख दो। और तीसरा कौन सा आ जाएगा, जी एक्सपोनेंशियल माइनस एल्फा अक्स हो जाएगा। ये सॉल्यूशन करने में प्राप्त होंगे अपने को, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे ना तो उस केस में प्राप्त होंगे। फिर बाउंड्री कंडीशन लगा के हम क्या कर लेते हैं, इनके सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन करने पे अपने पास इसका जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो प्राप्त हो जाएगा, डी एक्सपोनेंशियल
बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो x इक्वल टू ए पे लगेगी, x इक्वल टू माइनस ए पे लगेगी, तो डी एक्सपोनेंशियल एल्फा ए कोस बीटा ए, और एक्सपोनेंशियल एल्फा एक्स तो वेरिएबल टर्म है, डी कोस बीटा एक्स, और साई थर्ड कितना, डी एक्सपोनेंशियल एल्फा एक्स, एल्फा एक्स नहीं एल्फा ए, कांस्टेंट ना ये तो, और एक्सपोनेंशियल माइनस एल्फा एक्स। ठीक है, ऐसे ही यहां पर साई फर्स्ट आएगा माइनस सी एक्सपोनेंशियल एल्फा ए, इस बार क्या है बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे तो साइन आएगा, साइन बीटा ए, एक्सपोनेंशियल में एल्फा एक्स बड़ा रहेगा, साई सेकंड कितना जाएगा, सी साइन बीटा एक्स, और साई थर्ड में कितना जाएगा, जी की जगह सी एक्सपोनेंशियल एल्फा ए साइन बीटा ए एक्सपोनेंशियल माइनस एल्फा एक्स। करो कॉपी। हो गया क्या? ठीक है, इस वाले केस में देखो रीजन सेकंड के अंदर तो कोस है, और कोस इवन है या ओड है, इवन है ना, तो ये वाला तो क्या हो गया, ये वाला कंडीशन तो, ये वाला तो मूल बिंदु के सापेक्ष कोस है तो सममित है। सममित का मतलब साई एन माइनस एक्स कैसा है, साई एन एक्स, और ये वाला मूल बिंदु इस बार साइन है तो कैसा होगा, प्रतिसम्मित, यानी कि साई एन माइनस एक्स कैसा आएगा, माइनस का साइन एन एक्स। ठीक है, ये अपने पास में कैसी बाउंड स्टेट आ जाएंगी, ये वाली आ जाएगी, ये तो साइन है ना, ओड बाउंड स्टेट, और ये वाली आ जाएगी अपने पास में इवन बाउंड स्टेट। अब लिखो कुल मिला के अपने पास में बाउंड्री कंडीशंस को काम में लिया जाएगा, वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशंस को, तो दो प्रकार के वेव फंक्शन प्राप्त हो जाएंगे, एक तो इवन वेव फंक्शन प्राप्त हो जाएंगे और एक ओड फंक्शन प्राप्त हो जाएंगे। याद रखने में कोई समस्या होगी नहीं, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड रीजन में तो कुछ चेंज हो नहीं रहा, दोनों में सेकंड रीजन में चेंज हो रहा है। सेकंड रीजन में इवन लिखो तो कोस लिखेंगे, कोस इवन ही होता है, और ओड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे। तो ये वाला ओड है तो ओड बाउंड स्टेट हो गया, और ये वाला इवन है तो इवन बाउंड स्टेट हो गया। कोस कैसा होता है, सम्मित होता है, तो मूल बिंदु के सापेक्ष क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। ये वाला साइन होता है तो ये कैसा हो जाएगा, मूल बिंदु के सापेक्ष प्रति सम्मित वेव फंक्शन हो जाएगा। ये वाला याद नहीं हो तो भी कोई समस्या नहीं है भाई, ये तीन बातें याद हो जानी चाहिए, इधर से ये तीन बातें याद हो जानी चाहिए।
ठीक है, यहां हम लोगों ने केवल क्या किया है, कांस्टेंट रिड्यूस करने की कोशिश करी। यहां 3 कांस्टेंट थे ए, डी और जी, मैंने यहां पे इनको केवल कितने में कन्वर्ट कर दिया, ए डी जी को केवल डी में कन्वर्ट कर दिया। और यहां पर 3 थे ए, सी और जी, उनको किस में कन्वर्ट कर दिया, सी में कन्वर्ट कर दिया, और कुछ काम नहीं किया। ये याद नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, ये याद रहने चाहिए। इवन कौन सी है, ओड कौन सी है, ये याद रहना चाहिए। चले आगे, ठीक है। अब वापस से इसमें आ जाओ। तो ये वाले तो अपने पास में कैसे आ गए, इवन के लिए, और ये अपने पास में कैसे आ गए, ओड के लिए। ये बात और सीखने को यहां से मिल गई अपने को। ग्राफ में ही ऐड कर दो।